इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। देखें अमेरिका और उसके गुलामों ने इमरान खान का क्या हाल कर दिया, और आज अमेरिकन पशेमान है कि यार ये क्या हमने कर दिया, लेकिन वो अपने काम निकलवा रहे हैं। अमेरिकन तो कभी इस पे खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो डेमोक्रेसी रखते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। नाजरीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है, और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है? सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं, और मुश्ताक गनी हैं, फखर जहान खान हैं, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा है इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मुइन कुरैशी साहब है एमपीए जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शुला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असेंबली में, और पीटीआई ने वहां पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वजीर आला है, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असेंबली में करारदाद जमा करवाई गई है, और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं, और 180 से ज्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई वक्तन फवक्तन, उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां से पीएमएलएन ने काफी सीटें हासिल कर ली, और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है, और जाली हुकूमत है, और जाली मैंडेट है, और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी करें, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, और इनकी जिदबाजी खत्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आजरबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आजरबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आजरबाईजान को पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत। और ये आईपीपीज के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आजरबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये आईपीपीज के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आजरबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आजरबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। बहरहाल आजरबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आजरबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें। और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ। मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके, कतर के अलसानी ग्रुप ने पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये 1 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना,
फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, उबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया और अब ये कतर भी यहां से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें तो ना रोजाना खराजे तहसीन पेश करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। कैंसर सर्वाइवर, इतनी तकलीफ में इन्होंने जिंदगी गुजारी है, अभी भी अक्सर बीमार रहती हैं, उन्हें अपने कपड़े तब्दील करने में भी दिक्कत का सामना रहता है, लेकिन वो डट कर जेल काट रही हैं और बहुत सारे नौजवानों को जेल काटने का हौसला भी दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो चंद दिन के लिए बाहर आई और फिर इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वजह यह है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और सरेंडर करना उनकी सरिश्त में ही नहीं है। वो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा फरमा रही है, आई स्टैंड फॉर द ट्रू लिबरेशन ऑफ माई कंट्री विद माई लीडर, कि मैं अपने मुल्क की जो है वो हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर के साथ खड़ी हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि सच जो है उसकी जीत होती है और इंशाअल्लाह हम वो देखेंगे और ये होगा। तो ये फ्रीडम और डेथ, इसके ऊपर जनाब यास्मीन राशिद साहिबा का एक पैगाम उनके अपने सोशल मीडिया से जारी किया गया है। तो कैसी डट के खड़ी है एक खातून इस निजाम के सामने। एक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा जर्नैल नहीं है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी हिम्मत या हौसला दिखा के इस तरह की जेल काट सके। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये होते हुए देखा ही नहीं कभी। और देखें, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की कैद है, ये कैद किसी अदालत से तो नहीं है ना, ये कैद किसी कानून के मुताबिक तो नहीं है ना। खवातीन को तो वैसे भी बेल मिल जाया करती है। हम सब जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के मुताबिक उन्हें भी जेल में रखा गया है। कैसे डट के खड़े, अपनी सेनेटरशिप भी जाया कर दी, अपनी सेनेट की सीट जो है वो कुर्बान कर दी। एजाज चौधरी साहब आफरीन है, वो पीछे नहीं हटे। मियां महमूद रशीद साहब बीमार होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, जब मैं वहां जेल में था तो मैंने तब उन्हें देखा, वो तब भी काफी बीमार थे, डट कर खड़े हैं। उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, तो ये लोग जो है ये एक्चुअली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है वो ये लोग हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा ने दोबारा जेल से अपना पैगाम भिजवाया कि मैं जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी हूं, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नादरीन, ये वीलॉग में अब तक लिए इतना ही, बाकी चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। अब अमेरिका का जो एक सबसे बड़ा हब है न्यूयॉर्क, वहां पर जहरान ममदानी ये जीत गए हैं इलेक्शन और ये सिटी मेयर मुंतखब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़के। देखें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। न्यूयॉर्क तो वो पहले भी नहीं जीत पाया था, बहुत क्लोज मार्जिन से कमला हैरिस ने उनको हरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप को ये पिछले साल इलेक्शन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अब हुकूमत है और बड़ी ताकत है, तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे अपना उम्मीदवार जितवा लेगा। लेकिन अलग अलग उम्मीदवार मिलकर भी इतने वोट हासिल ना कर सके कि जहरान ममदानी को हरा दें। ये है कौन? ये जी युगांडा के अंदर पैदा हुए 1991 में, 34 साल इनकी उम्र है और युगांडा में पैदा हुए। साउथ अफ्रीका में भी रहा कुछ अरसा, उसके बाद 60 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क में आ गया और अब 27 साल के बाद वो इस शानदार न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद बड़े सियासी पैंतरे इस्तेमाल किए, लेकिन यह बंदा मेयर बन गया और जीत गया। यह ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त है सदर बनने के बाद। ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा जज्बात पैदा हो चुके हैं अमेरिका में और बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। ऐसे एहतजाज तारीख में कभी नहीं हुए किसी सदर के खिलाफ पहले ही साल में जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। एक दो चीजें मैं इसमें आपके सामने रखता हूं। ममदानी ने जीतने के बाद कहा कि मौरूसी सियासत का खात्मा मैंने कर दिया, मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। ट्रंप, मुझे मालूम है कि आप मेरी तकरीर देख रहे हैं। ट्रंप, सुन लो, न्यूयॉर्क तारिके वतन का शहर है, यानी इमिग्रेंट्स का शहर है, जो बाहर से आते हैं लोग। तारिके वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया है।
ये शहर आपका है, जमहूरियत आपकी है। आपने साबित कर दिया कि ताकत आपके हाथों में है। मेयर के इंतखाब में जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने यह भी कहा, और यह भी कहा कि अगर तुम हम में से किसी एक के पीछे आओगे तो फिर हम सबको सामने पाओगे, हम सबका मुकाबला करना पड़ेगा तुम्हें। यह भी कहा ममदानी ने। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके नजरिए को शिकस्त हो गई, लेकिन आप देखेंगे अमेरिका के अंदर ना तो उसका इंतखाबी निशान छीना गया, ना कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, ना जबरी तौर पे गुमशुदगियां हुई, ना ही इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद किए गए, पुलिस का टॉर्चर भी नहीं हुआ, वोट जो वोटर्स के वोट हैं वो दूर दराज इलाकों में मुंतकिल भी नहीं किए गए, गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, चादरों और चार दीवारियों का तकद्दुस भी पामाल नहीं हुआ, और बिलाखिर फॉर्म 47 भी यहां पे पाकिस्तान में जारी किया गया था, वो भी वहां पे नहीं हुआ। अब ये बंदा जो है गजा में नस्लकुशी के भी खिलाफ है। आप गौर करें नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की ख्वाहिश के ऊपर पूरी हुकूमत बन जाती है। एक इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा के यहां से वहां कर देता है, और जिस तरह के हथकंडे हमने एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए देखे। नाज़रीन, पतंगबाजी वाली खबर मैंने आपको दी थी, अब लाहौर से वही खबर जो है वो हारून रशीद साहब ने भी दी है। हारून रशीद साहब भी एग्जैक्टली वही दावा कर रहे हैं जो बात हमने आपके सामने रखी थी कि ये हुकूमत के गले पड़ जाएगी बसंत। मरियम नवाज साहबा को शौक तो बहुत है, लेकिन जिसने भी मरियम नवाज को मशवरा दिया है वो इस बात की तैयारी करे कि उसको बहुत जल्द मुअत्तल कर दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि उस बेचारे को निशाने इबरत ही बना दिया जाए। वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के सर फिरे बसंत पर पाबंदी लगवाने पर तुल गए। ये हारून रशीद साहब बता रहे हैं। बताया गया है कि कप्तान की तस्वीर और पीटीआई के नारों वाले बेशुमार पतंग बनवा लिए और बांटेंगे और फिर उड़ाएंगे भी, और बेचारी वजीर आला और इसका अवामी एतमाद हासिल करने का ख्वाब वो अधूरा ही रह जाएगा। यानी मरियम नवाज साहबा जो भी करती हैं उल्टा हो जाता है काम। आपको कैदी नंबर 804 नजर आएगा, या पीटीआई के झंडे नजर आएंगे उड़ते हुए, या फिर आपको कैदी नंबर 804 या फिर इमरान खान साहब की फोटोज आपको लगी हुई नजर आएगी। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी पतंगे बनवाना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि ये बनवाएंगे जिसमें नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के फोटो लगाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी वो पतंगे ज्यादा उड़े। लेकिन जब पब्लिक कोई चीज अपने हाथ में लेती है तो फिर हर तरफ आपको पीटीआई नजर आएगा आसमान के ऊपर। जो झंडा आपको पीटीआई का बड़े लंबे अरसे से पंजाब में नजर नहीं आ रहा, वो आपको पंजाब के आसमानों पर बसंत के दिनों में नजर आ जाएगा। और इसके ऊपर पुलिस किस किस घर में घुसेगी, किस किस को पकड़ेगी, किस किस को गिरफ्तार करेगी। ये पतंगे बनाने वाले भी बेशुमार है, बनवाने वाले भी बेशुमार है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जो सबसे ज्यादा मुसीबत बनी हुई है ना हुकूमत को, वो जेन ज़ी के लोग हैं। जेन ज़ी और जेन वाई, ये वो लोग हैं जो ब्रूटली फॉलो करते हैं इमरान खान साहब को और ये बात नहीं सुनते किसी की। ये नहीं, ये कहते हैं कि इमरान खान को हम फॉलो कर रहे हैं, और ये जर्नैलों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तकरीबन 7.5 करोड़ लोग हैं 2012 तक जो पैदा हुए, 1997 से लेकर जेन ज़ी, और 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए, ये 4 करोड़ 60 लाख लोग हैं। ये पाकिस्तान का 20% है। तो ये जेन वाई और जेन ज़ी, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो 50% लोग ऐसे हैं जो 1981 से लेकर 2012 तक पैदा हुए और ये किसी की बात नहीं सुनते। फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेन अल्फा की है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो अभी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या शायद उससे ऊपर नीचे हैं। ये बच्चे 8 करोड़ 75 लाख हैं, और ये इमरान खान साहब के पक्के वोटर हैं। ये सारी दुनिया को पता है इस बात का। 1980 से 1965 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो 2 करोड़, वो थोड़े हैं, 11% है। ये जो जेन बूमर है ना, बूमर्स जो बूढ़े लोग हैं, ये जनाब 1 करोड़ 23 लाख है, और ये पाकिस्तानी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% बनते हैं। जेन वाई जो है वो भी पाकिस्तान का 20% है। ये वो लोग जो जेन वाई, जेन ज़ी और जेन अल्फा के अंदर है, यानी जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों की तादाद मिला जुलाकर बनती है लगभग 85-86%। तो ये करेंगे ना पाकिस्तान का फैसला, तो बूमर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये अब कह रहे हैं ताकतवर बूढ़े और मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं, उनके लिए ये खत्म हो चुका है कहानी। अब नौजवान नस्ल जो कुछ आप उन्हें बेचना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी लेक्चर दें और जितने मर्जी सेमिनार आप करवा लें, आप हुब्बुल वतनी को फरोग देने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका कोई हरबा काम नहीं कर रहा। ये जो हुब्बुल वतनी है ना, ये फितरी तौर पे आती है जब सबको बराबर का मौका मिलता है,
जब एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसर निज़ाम मौजूद होता है, जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेंगे और उनके हकूक़ को यकीनी बनाएंगे, तो आपको स्कूलों और कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। वो वैसे भी मोहब्बत करेंगे जब आप हालात को बेहतर कर देंगे, इंसानी हकूक़ होंगे तो। नौजवान जहन जो है, ये जनरेशन जेड अल्फा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है, और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप उन्हें अपना हुब्बुल वतनी का नुक्ता नज़र बेचें, वो देख रहे हैं और वो खरीदना भी नहीं चाहते। इन्होंने बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा जनाब के नौजवान किन किन चीज़ों में आपको नाकाम कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे नौजवानों को घेरा डालते हैं, वो आपका घेरा तोड़ देते हैं। ये बात ज़रूर है कि नौजवान जिंदा रहना चाहते हैं या वो भाग जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों के पास दो ऑप्शन हैं। वो आपसे नफरत करते हैं, आपका सौदा नहीं खरीद रहे और आपके मुताबिक चलने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जैसे लोगों को मरते हुए देखा है, या वो पाकिस्तान में रहते भी हैं तो वो आपसे नफरत करते हैं, आपके बयानिए को नहीं अपनाते, वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते हैं। इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल लिखा और आबादी के हवाले से बताया। उन्होंने कहा जी आप इंटरनेट को स्लो करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, जबकि उन्हें तेज इंटरनेट चाहिए। आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास किताबें, सोशल मीडिया और कॉफी शॉप्स और बैठने उठने की जगह है जहां वो बैठते हैं। आपकी तकरीरें वो नहीं सुनते, ये उनके लिए मज़ायका खेज है। और वक्त बदल रहा है और जितनी जल्दी आप समझें उतना बेहतर है। लेकिन आपको परवाह भी नहीं है कि आपके बच्चे क्योंकि बाहर हैं, आप रोजाना लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप साफ पानी पीते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो आपको परवाह क्यों होगी? तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। और जो जनरेशन जेड है उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, वो आपको सुनना ही नहीं चाहती और वो स्पॉटिफाई सुन रही है। ये भी इन्होंने इस पे लिखा और उन्होंने कहा कि याद रखिएगा एक दिन अगर ये सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आधे पाकिस्तानियों के पास जाने के वसाइल होंगे, वो चले जाएंगे और बाकी जो आधे हैं वो आपको म्यूजिक सुनाएंगे। तो एंजॉय द म्यूजिक। यानी ये सिंपल एक इडियोमेटिक तरीका है बताने का कि ये फिर आपका तबला बजाएंगे, ये जो बाकी बच जाएगी आपको नहीं छोड़ेंगे। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं, हम आपका बयानिया अब नहीं खरीद रहे, ये पुराना हो चुका है, फरसूदा हो चुका है। ये आर्टिकल लिखा गया, इसको जनाब दबाव डाल के एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे इसको डिलीट करवा दिया गया। लेकिन अगर ये लगा रहता ना तो इतना मशहूर कभी ना होता जितना डिलीट होने के बाद मशहूर हुआ। हुकूमत पहली कार्रवाई